हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं का तीसरा लेसन नियोजित विकास की राजनीति के विषय में समझाऊंगी। इसमें मैं आज़ादी के बाद किस प्रकार भारत में नियोजन हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, इसके विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं 12वीं क्लास का तीसरा लेसन नियोजित विकास की राजनीति। क्या है कि आप सभी को पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो है साथ साथ विभाजन भी हुआ और विभाजन के कारण देश में बहुत सारी समस्याएं आई। उन समस्याओं में क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमज़ोर अर्थव्यवस्था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने जो है हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर दिया था। यहाँ का कच्चा माल ले जाकर वो अपने देश में बनाते थे और यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। इससे क्या हुई कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न हो गई, कम हो गई। क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो गई और कम होने के कारण जो है उन लोगों के जीवन स्तर में भी बहुत फर्क पड़ा और उनका जीवन स्तर भी निम्न हो गया। अशिक्षा है, कुपोषण है, अस्वस्थता है, ये सारी बीमारियां जो है उस समय पर आ गई। जन्म दर और मृत्यु दर जो है बहुत बढ़ गई थी। और अगला जो पॉइंट है वो है कृषि पर ही निर्भरता। उद्योग धंधे बिल्कुल ठप हो गए थे और देश जो है कृषि पर ही निर्भर रह गया था और खाली जो कृषि है उस पर इतने बड़े देश का गुजारा करना जो है असंभव सा प्रतीत हो रहा था। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या किया, नियोजन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, नियोजन किया गया। अब नियोजन का क्या अर्थ है ये जान लेते हैं कि भविष्य में किए जाने वाले काम के लिए योजना बनाना। जो भविष्य में काम किए जाएंगे उनके लिए योजना बनाना कि किस तरीके से हमें इस काम को करना है और कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। फिर हम नियोजन के साथ साथ क्या करेंगे, विकास करेंगे। विकास के लिए तो योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं विकास का अर्थ क्या है। कि जो सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जैसे खनिज वगैरह है वो, और जो वन है वो, ठीक है, नदी नाले हैं वो, और साथ में मानवीय संसाधन और जो मानव है उन संसाधनों का तर्क संगत क्या है, उचित रूप से प्रयोग। ठीक है, उचित रूप से प्रयोग करने की जो क्षमता को बढ़ाना, मतलब प्रयोग भी उचित हो और उनकी क्षमता भी बढ़ जाए, मतलब ये लाभ हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। ठीक है, जिससे हमारे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हो, वो विकास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं विकास के प्रति सोच। देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ आपको कि उड़ीसा के अंदर क्या था, लौह के भंडार थे। ठीक है, उस समय पे क्या थी, इस्पात की विश्वव्यापी मांग थी, पूरे विश्व में इस्पात की डिमांड थी। अब उड़ीसा सरकार क्या चाहती थी कि यहाँ पर जो है भंडार हैं तो यहाँ पे उद्योग लगने चाहिए। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो इस्पात निर्माता हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो निर्माता हैं, ठीक है, उनसे बात की और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, उन्होंने एक मतलब क्या है कि एक तरह का प्रपत्र तैयार कर लिया। उस प्रपत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो इस्पात निर्माता थे वो भी सहमत कर लिए और जो राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माता थे वो भी शामिल कर लिए और अपने भी हस्ताक्षर उस पर कर दिए। ठीक है, लेकिन अब उस विकास के बारे में सोच देखिए लोगों की, अलग अलग लोग अपने अपने हितों के लिए अलग अलग सोच रखते हैं कि ये विकास उनके लिए हितकारी है या अहितकारी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदिवासी लोगों की। जो भी ये लौह के भंडार थे ये कहाँ पे थे, ये जंगलों में थे। ठीक है, वहाँ पे कौन रहता था, आदिवासी लोग रहते थे। उनको ये था कि अगर यहाँ पे उद्योग लगते हैं तो हमारी आजीविका छिन जाएगी, क्योंकि वो तो उन्हीं वनों में रह के अपना जो है जीवन यापन कर रहे थे। दूसरा क्या है कि उनमें उद्योग धंधे लग गए तो उनको वो वन भी छोड़ने पड़ेंगे, यानी उनका घर जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या चाहते थे ये कि यहाँ पे उद्योग नहीं लगने चाहिए। दूसरा जो है पर्यावरणविद, ठीक है, जो पर्यावरण के लिए सोचते हैं, विचारधारा रखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर यहाँ पे खनन होता है और उद्योग लगते हैं तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक है, उनकी ये सोच थी कि यहाँ पर जो है उद्योग नहीं लगने चाहिए। क्यों नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा। तीसरा जो राज्य सरकार है वो क्या सोचती थी कि अगर यहाँ उद्योग लगते हैं तो राज्य में क्या होगा, पूंजी निवेश होगा।
क्या होगा, पूंजी निवेश होगा, बाहर के व्यक्ति भी जो है यहाँ पर अपना पैसा लगाएंगे। और दूसरा क्या होगा, आर्थिक संवृद्धि होगी, पैसे में क्या है, वृद्धि होगी। तीसरा क्या होगा कि रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, नए नए रोजगार मिलेंगे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे और नए नए अवसर जो है वो सृजित होंगे। ठीक है, ये राज्य सरकार की सोच थी। है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या सोचती है। केंद्र सरकार ने देखा कि जो पर्यावरणविद हैं और जो आदिवासी हैं वो इन फैसलों के विरुद्ध हैं, वो नहीं चाहते कि उड़ीसा के अंदर जो है लौह इस्पात का जो उद्योग है वो लगे। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ये सोचती है कि हमने राज्य सरकार को भी अनुमति दे दी और राज्य सरकार ने भी क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता थे और राष्ट्रीय स्तर के निर्माता थे उनको सहमति दे दी कि वो यहाँ आकर जो है उद्योग लगा सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार सोचती है कि अगर यहाँ पर अब उद्योग नहीं लगा तो क्या होगा कि विश्व में उनकी बहुत किरकिरी होगी, उनके प्रति एक गलत मिसाल कायम होगी कि भारत में जो है कभी भी कुछ भी फैसला लिया जा सकता है। और दूसरा क्या होगा कि देश में पूंजी निवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों की ये सोच होगी कि अगर हम वहाँ पे पूंजी निवेश लगाते हैं और वो जो है उद्योग नहीं लगाएं तो मतलब एक गलत धारणा के कारण जो है लोग यहाँ पर अपनी पूंजी का निवेश करने में कतराने लगेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो जो पर्यावरणविद हैं और जो आदिवासी हैं उन्होंने तो उस विकास को अहितकारी बताया अपने लिए, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो उसको हितकारी बता रही है। तो जो विकास है उसकी दो धारणाएं स्थापित हो गई। क्या हुई? एक जिसको विकास मान रहा है उसको दूसरा क्या मान रहा है? अपना विनाश मान रहा है। अब पढ़ते हैं कि ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो सभी सामाजिक समूह, ठीक है, जो उस चीज़ से जुड़े हैं वो सामाजिक समूह भी और दूसरे सामाजिक समूह भी क्या करें, उन हितों पर चिंतन करें कि कितने लोगों का हित है और कितने का अहित है। चिंतन के बाद ही उस पर कोई फैसला ले। दूसरा क्या है कि जो सभी फैसले हैं वो वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से भी देखे जाएं और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी देखे जाएं और दोनों को हितों को जो है ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। तीसरी जो बात है वो क्या है कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। वो उस पर विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें कि वो कितने लोगों के हितों में है, वो फैसला लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो वास्तव में विकास है या विनाश है, उसकी स्वीकृति जो विशेषज्ञ देंगे। आगे क्या है कि जो अंतिम निर्णय है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाना चाहिए। क्या है कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, जनता की जितनी भी डिमांड है, जितनी चीज़ों को जनता विकास मानती है, उन सभी प्रतिनिधियों को वो पता होती है, तो वो जनता के हित में कार्य करेंगे। इसलिए जो अंतिम फैसला है वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके द्वारा लिया जाना चाहिए। आगे आता है जो विकास। अब आज़ादी के बाद मैंने अभी आपको विकास की धारणा बताई। अब विकास होता क्या है इस पर हम दोबारा से चर्चा करेंगे कि विकास का अर्थ आज़ादी के बाद दो ही चीज़ों में माना, एक तो आर्थिक संवृद्धि हो, पैसे की बढ़ोतरी हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और दूसरा क्या हो, आर्थिक और सामाजिक न्याय हो। ठीक है, और जितने भी ये फैसले लिए जाएं विकास के ऊपर, ये सभी किससे जुड़े थे? आर्थिक विकास मॉडल से जुड़े हुए थे। ठीक है, आज़ादी से पहले भी जो है 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। कब किया था ये? 1944 में। और इसको क्या कहा गया? इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य रखा गया वो ये रखा गया था कि जो सरकार जो है वो औद्योगिक और जो आर्थिक निवेश है उसमें बड़े कदम उठाए, तभी जो है देश का विकास हो सकता है। इसके बाद आती है बात दक्षिणपंथी की। देखिए, ये मैं आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, आगे जो मैं करवाऊंगी उससे संबंधित हैं ये, और ये 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या आता है कि दक्षिणपंथी कौन है? वह लोग यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार के द्वारा ही तरक्की हो सकती है। ये अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे, और ये मानना था उनका कि अगर बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा होगी तो ही जो है देश का विकास हो सकता है। ये किस में भरोसा करते थे? ये आर्थिक हस्तक्षेप की नीति में भरोसा करते थे। यानी ये चाहते थे कि आर्थिक रूप से राज्य जो है कम से कम हस्तक्षेप
करे। अगले हैं वामपंथी। ये क्या थे? ये गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों में आर्थिक एवं जातीय समानता चाहते थे। ये गरीब और पिछड़े वर्ग के साथ थे। ये चाहते थे कि जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं और उनके जो सामाजिक समूह हैं उनमें क्या हो, आर्थिक रूप से और जातीय रूप से समानता हो, और सरकार की नीतियों का समर्थन करते थे। और ये चाहते थे कि जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं वो सरकार बनाए और उन पर सरकार का नियंत्रण हो, और ये सरकार की नीतियों का समर्थन करते थे। अगला है उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल। इसे जो है अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों ने अपनाया था। ये पूंजीवादी व्यवस्था पर जो है निर्भर करता है। पूंजीवादी क्या कि जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो निजी हाथों में हो। वो क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ जो है अपने पैसे से मतलब होता है, अपने विकास से मतलब होता है, उन्हें किसी के शोषण से कोई मतलब नहीं होता है। ये चाहते हैं कि राज्य का जो है इसमें कम से कम हस्तक्षेप हो, वही हो जहाँ राज्य की आवश्यकता है। ठीक है, ये खुली जो प्रतिस्पर्धा है और बाजार के पक्ष का मॉडल था। आगे आता है समाजवादी मॉडल। इसे जो है सोवियत संघ ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1928 में। और भारत ने भी जो है इसी मॉडल से ये चीज़ ली थी। ठीक है, तो भारत ने भी जो है 1928 में जो सोवियत संघ ने समाजवादी मॉडल अपनाया, इसमें से काफ़ी चीज़ों को अपने में अपनाया था। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है उदारवादी पूंजीवादी का बिल्कुल उल्टा है। इसमें ये क्या कहते हैं, जो आर्थिक क्षेत्र हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब सरकार क्या है, लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है, उनके विकास के बारे में सोचती है। तो इसलिए जो ये लोग क्या चाहते हैं कि जितनी भी आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो सरकार के नियंत्रण में हो और सरकार जो है लोगों के विषय में सोचे। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है कि इसे भारत ने अपनाया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि इसमें जो है पूंजीवाद और जो समाजवाद है दोनों के गुण शामिल हैं। उसने किसने? भारत ने ना पूंजीवाद को अपनाया ना समाजवाद को अपनाया। इसमें जो अच्छे गुण थे वो ले लिए और इसमें जो अच्छे गुण थे वो ले लिए। तो दोनों को सम्मिलित करके उसने क्या बनाई, एक अपनी अलग ही अर्थव्यवस्था बनाई जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? निजी स्वामित्व यानी जो लोगों के हाथों में सरकार ने दिया वो दी कृषि, व्यापार और उद्योग, वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन उसने अपने पास क्या रखा? उसने अपने पास रखा भारी उद्योगों को। ठीक है, ये है सार्वजनिक स्वामित्व। अब हम पढ़ते हैं आज़ादी के बाद जो विकास मॉडल है उसके विषय में। क्या हुआ ये मैंने अभी आपको बता भी दिया डेफिनेशन के रूप में कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब मैं इनको बताती हूँ। देखिए क्या हुआ कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उस समय विश्व के अंदर दो विचारधाराएं थी, समाजवादी और पूंजीवादी। ठीक है, अब जो उदारवादी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी दक्षिणपंथी उसके पक्ष में थे और जो समाजवादी मॉडल है वामपंथी उसके पक्ष में थे। ठीक है, और जो इसके पक्षधर देश थे, इस उदारवादी पूंजीवादी को मानने वाले समर्थक देश थे अमेरिका और यूरोप के अन्य देश, जबकि समाजवादी मॉडल को मानने वाले देश थे सोवियत संघ। इसने इसे 1928 में अपनाया था, मैंने अभी बताया था आपको। फिर क्या है, ये किस नीतियों के समर्थक थे? खुली अर्थव्यवस्था हो और खुली प्रतिस्पर्धा हो, जबकि सोवियत संघ यानी जो समाजवादी मॉडल है वो सरकार के नियंत्रण में जो है अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। ठीक है, अब देखिए जो व्यापारी और उद्योगपति थे वो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और नेहरू जी क्या चाहते थे? समाजवादी मॉडल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अधिकतर लोग इसके पक्ष में थे, ज़्यादा लोग इसके पक्ष में थे। लेकिन भारत में क्या किया कि उन्होंने ऐसा लगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी कुछ अच्छे गुण हैं और समाजवादी मॉडल में भी कुछ अच्छे गुण हैं। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों ने दोनों में से जो अच्छे गुण इनको लगे उनको ले लिया और एक अलग अर्थव्यवस्था बनाई जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था तो उन्होंने बना ली, लेकिन अब आगे क्या होगा? अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा, उसे कैसे नियोजित किया जाएगा, अब इसके ऊपर बात होने लगी। अब मैंने बताया था कि नियोजित अर्थव्यवस्था कहाँ से ली थी? भारत ने रूस से। ठीक है, अब देखिए अब भारत के विकास मॉडल के लिए सहमति बिंदु किन किन मामलों पर सहमति हुई? किसकी? विकास मॉडल में। आज़ाद भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं वो अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से
अलग होगी। पहले तो ये बात हुई कि जितनी भी अंग्रेज़ों ने नीतियाँ बनाई थी हम उन नीतियों से अलग नीतियाँ बनाएंगे। दूसरी क्या बात हुई कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए कृषि का विकास, क्योंकि हम कृषि पे ही डिपेंड करते हैं। और दूसरी जो बात हुई वो थी गरीबी को दूर करना। ठीक है, अब जो है इन सब कामों की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? सरकार को सौंपी गई और ये फैसला लिया गया कि निजी हाथों में विकास का काम नहीं दिया जाएगा। अब भारत ने क्या है कि नियोजित अर्थव्यवस्था को अपना लिया और इसके लिए किसको चुना? उसने चुना सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी जो भी काम करेगी वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने कार्यों को करने के लिए कैसी कैसी योजना बनाई और उनके लिए उन्होंने क्या बनाया? तो उन्होंने बनाया एक योजना आयोग। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है योजनाओं को बनाने वाला आयोग। इसकी स्थापना जो हुई वो 15 मार्च 1950 को हुई और इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रधानमंत्री को। अब जिस समय पे योजना आयोग बना उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे क्या है कि ये संस्था कैसी थी? ये गैर संवैधानिक संस्था थी। अब आप कहोगे गैर संवैधानिक क्या होता है जी? जब संविधान बना और संविधान जिस समय पे बना होता है और उसमें जो संस्थाएं उस समय पे ना होकर बाद में बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, उनको हम कहते हैं गैर संवैधानिक संस्था, यानी जो संविधान में नहीं थी। ठीक है, ऊपर से संस्था को बनाया गया सलाहकारी संस्था। ये नई नई योजनाओं की सलाह देती थी और नए नए कार्यक्रमों की सलाह देती थी। ठीक है, परंतु ये नहीं कि जो इन्होंने सलाह दे दी वो सारी मान ली गई। ये कब लागू हुई इसकी सलाह? जब मंत्रिमंडल जो है उन सिफारिशों को मंजूरी दे देता है, तब जो है इस योजना पर काम होता था। ठीक है, तो अब योजना आयोग के हम कार्य पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या कार्य किए उसने, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है योजना आयोग के उद्देश्य बताइए। तो देखिए, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो। आजीविका के क्या साधन होते हैं? सभी नागरिक होते हैं, महिला और पुरुष दोनों। ठीक है, आजीविका मतलब उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो सभी साधन जो है उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिले। दूसरा क्या है? सभी भौतिक संसाधनों का वितरण सभी के कल्याण के लिए हो। मतलब भौतिक संसाधन क्या होते हैं? इसमें हमारे खदान है, वन है, प्राकृतिक जितने भी स्रोत हैं वो सभी आते हैं। उनमें क्या है कि उन सभी का वितरण इस प्रकार हो कि उन सभी से सभी का क्या हो? कल्याण हो। ठीक है, अगला क्या है कि धन व उत्पादन के संसाधन, मतलब धन, जितना भी धन है और जितने भी हमारे देश में उत्पादन के संसाधन हैं वो किसी एक व्यक्ति या निजी समूह के हाथों में केंद्रित ना हो। वो उनका उपयोग क्या हो? उनका उपयोग सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। ये क्या है आगे कि जो सोवियत संघ है उसकी तरह ही योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। ठीक है, सोवियत संघ में योजना आयोग जो है वो 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाता है और कुछ लक्ष्य रखता है और उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो है अपने प्रयास करता है। इसी की वजह में भारत ने भी जो है पंचवर्षीय योजनाओं को चुना। अब क्या है, 1 जनवरी 2015 को, इतने सालों के बाद इसका नाम बदला गया, इसका नाम रखा गया नीति आयोग। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के विषय में बताइए या उसके कार्य बताइए। तो जो आपने योजना आयोग में पढ़ा वो सेम जो आप नीति आयोग में लिख सकते हो। ठीक है, नीति आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।